इस गाजीपुर बॉर्डर से एक और बड़ा संदेश जा रहा है। सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। वो संदेश मैं आपको बताऊंगी, वो संदेश है राकेश टिकैत के द्वारा। सर्दी में लोग मरे हैं, अब जब लू का माहौल फैलेगा, गर्मी फैलेगी, उसमें किसान मरेंगे। हो चाहे वो बीजेपी ही हो, क्योंकि इन सभी लोगों का यही कहना वही विचारधारा से जुड़े हुए थे जिसके लिए आज खड़े हैं, जिससे आज सवाल पूछ रहे हैं। तो साहब सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। कोई भी किसान अपने खेत में कोई भी रुपाई धान की नहीं करेगा। पीडीएस सिस्टम कैसे बांटेगी सरकार और कैसे जनता का पेट भरेगी, इसके पलटे में गई ना गेम। आज कांग्रेसी भी बड़े खुश हो रहे हैं, हम जीत गए, अब दिल्ली दिखाएंगे। तो मैं बता दूं, कांग्रेस को खुश होने की बात नहीं है। इस बीच ये बताइए, बंगाल जाने की क्या जरूरत पड़ गई? आप तो राजनीति खराब कर रहे हैं सब। हम भी बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन आज हमारी जो आत्मा रो रही है। इन लोगों की 75% आबादी के आधार पे आपने सरकार बनाई थी। आप लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते थे तो कहते थे मैं चौधरी चरण सिंह जी की धरती पर खड़ा हूँ। आज चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है, ये सभी किसानों की विरासत है और आज उनकी विरासत सड़कों पर है। आप काफी दिन से लिट्टी लगा करके लगातार माला लेकर के घूम रहे, कब उतरेगी ये माला? अगर ये सवाल हमसे है या सरकार से? ये सरकार से। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत, मेरे खास प्रोग्राम के साथ जमीनी हकीकत। इस गाजीपुर बॉर्डर से एक और बड़ा संदेश जा रहा है, वो संदेश मैं आपको बताऊंगी। वो संदेश है राकेश टिकैत के द्वारा कि सरकार इस भूल में ना रहे, हम फसल काटने के लिए अपने घर चले जाएंगे, वो ये ना भूले, ऐसा रवैया जो है सामने ना लाए, वरना हम अपनी पैदावार को ही जला देंगे। ये उनका बड़ा बयान है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है बंगाल चुनाव की सुर्खियां भी तेजी पर हैं, तो कोई गुरेज नहीं करेंगे बंगाल भी जाने में। ट्रैक्टर ट्रॉली उठाएंगे, सीधा निकल लेंगे बंगाल। ये राकेश टिकैत के दो बयान हैं, बड़े बयान हैं। सभी किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके सभी से बातचीत करते रहेंगे। क्या हुआ अब राकेश टिकैत जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं? माननीय राकेश टिकैत जी ने कहा है कि 2 अक्टूबर तक अगर हमें ये आंदोलन चलाना पड़ेगा तो चलाएंगे। हम सिर्फ सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार किसानों को रोकने के लिए इन लोगों ने कटीले तार यहाँ पर लगाए हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो जो ये कटीले तार लगाए इन्होंने, ऐसे कटीले तार हमारे गाँवों में आवारा पशुओं को रोकने लगाए जाते हैं। तो जो ये किसानों के रूप में आवारा पशु हैं, इनसे वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार गाँव में आएंगे? अगर आप वहीं से शुरुआत करते हैं, उन कटीले तारों की बात करते हैं, तो मैं भी एक जवाब दूं। 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा हुई, सरकार उसके बाद एक्टिव दिखी है, उससे पहले जो है सरकार ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया। आप लोग भी कवरेज में थे, जो इन्होंने रास्ता दे रखा था, उस पर बैरिकेडिंग क्यों लगाई इन लोगों ने? अरे देश का किसान है बेचारा, अपने खेत से घर तक का रास्ता जानता है, दिल्ली के रास्ते नहीं जानता। किस लिए इन्होंने बैरिकेडिंग लगाने का काम किया? देश के किसानों को गुमराह करने के लिए कि रास्ता इधर का है और जो रास्ता था उस पर बैरिकेडिंग करके देश के जो किसानों को गुमराह करने के इन लोगों ने काम किया, उस पर भी शर्मनाक बात है। अरे ये लोग गुमराह इस प्रकार करते हैं, आपने भी अभी सुना होगा कि हमारे देश के 21-22 साल की लड़की है, क्या नाम, दिशा रवि, उसे ये लोग आतंकवादी बता रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दिशा रवि कोई आतंकवादी नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद है ग्रेटा थनबर्ग, उसकी फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम की संस्था है, उसमें वो जुड़ी हुई है। अरे क्या देश को पानी बचाना, हवा बचाना, नदियां बचाना, पहाड़ बचाना, आप एक बात मत बता दो, ये सब चीजें बचाना इस देश में आतंकवाद की श्रेणी में आता है क्या? हमारे देश की किस 22 साल की लड़की को ये लोग अगर ये सवाल हमसे है या सरकार से? ये सरकार से सवाल है। सरकार को आप लोगों के द्वारा एक बात कहना चाहता हूँ कि साहब आप जितना तानाशाही लड़ाई कर रहे हैं कर लीजिए, लेकिन जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। इन लोगों को आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताते हैं, तो साहब सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इन लोगों की 75% आबादी के आधार पे आपने सरकार बनाई थी। आप लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते थे तो कहते थे मैं चौधरी चरण सिंह जी की धरती पर खड़ा हूँ। आज चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है, ये सभी किसानों की विरासत है और आज उनकी विरासत सड़कों पर है। माननीय प्रधानमंत्री ने पूछा कितना सही है, एक एक करके सभी से बयानों पर बात करूंगी, एक ही किसी युवा से नहीं करूंगी। अब आपसे सवाल है, ये कितना सही है? आपके नेता नरेश टिकैत ने ये कहा है कि कोई भी शादी समारोह में किसी भी बीजेपी के व्यक्ति को ना बुलाए, तो मतलब आपको सभी से जो है दिक्कत है। कोई तो सही होगा ना बीजेपी में से, एक
तरीके से आंकेंगे सबको? कहा कि जितनी बची है अकड़ों से भी तोड़ेंगे और कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे और किसान मजदूर अब एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हराकर छोड़ेंगे। तो जिस तरह से सही कहा राकेश सिंह टिकैत ने, ये नेता जिनको हम सांसद विधायक को चुनते हैं, जनता जो है ना डायरेक्ट वोट करती है, ये अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते हैं कि ये किसानों के साथ हैं कि पार्टी के साथ हैं। अगर ये पार्टी का साथ देंगे तो ये किसानों का वोट नहीं पाएंगे। अगर ये किसानों के साथ हैं, ये स्टैंड क्लियर करें, पार्टी से इस्तीफा दें और आकर ये कहें कि हम किसानों के साथ हैं। पार्टी अगर इन्हें निकाल भी देती है तो हम किसान इन्हें दोबारा संसद और विधानसभा भेजने का काम करेंगे और हम जो है बिल्कुल चुनाव जिताने का काम करेंगे। अगर ये जो है इन्हें वोट चाहिए हमारा, क्योंकि हमारे वोट पे संसद और विधानसभा में बैठे हैं, अगर ये किसानों के साथ खुल करके आएंगे, अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप सत्ता के साथ हैं कि किसानों के साथ हैं। आप दो नाव में सवारी एक साथ नहीं कर सकते हैं, दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले सकते हैं। जी, एक हाथ में ही लड्डू। इस बीच आप कुछ कह रहे थे, बड़ी हम इस बात ये कह रहे थे, अगर भाजपा सब एक जैसी है तो भाजपा छोड़ के हमारे साथ आ जाओ। जब उन्हें भाजपा इतनी अच्छी लग रही, जिन्हें भाजपा अच्छी किसको लग रही है? आप, मुझे लगता है आप ही कंफ्यूज हैं। पहले बताइए क्या कहना है? आपने कहा ना, यह आपने कहा नो, आपने शादी में नहीं आना और ना हमारे संबंध रखना है तो नरेश भाजपा छोड़ दो। मैं क्लियर कर दूं बयान। नरेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को या बीजेपी से जो है किसी को भी समारोह में कोई भी इनविटेशन ना दें, क्योंकि अगर भेजेंगे तो 100 लोगों का खाना देना पड़ेगा। ये भी बात कही है। हाँ, उनकी सुरक्षा करवाइए। अब मैं पूरा बयान बता दूं, उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने गांव देहात में इनके नेताओं को ना बुलाए, क्योंकि उन्होंने आगे के बयान में बता देता हूं, उन्होंने कहा कि हो सके किसान में गुस्सा है, दर्द है, उनके साथ कोई दिक्कत न कर दे, जिम्मेदारी हमारे पे ना आ जा, कोई हादसा ना हो जा, इसलिए मना किया है। हम किसानों को बदनाम ना किया जाए, इसलिए मना किया है। उनकी दो बात थी कि या तो इसे आदेश समझ लो या इसे सुझाव समझ लो या जानकारी समझ लो। ये भी तो कहा है। ये भी कहा है, आदेश समझ लो, सुलह समझ लो। किसानों को जो 26 तारीख को बदनाम करने की साजिश करेगी, किसानों में जो गुस्सा है, जो दर्द है, उसके साथ अगर किसी नेता के साथ दिक्कत ना कर दे, उसकी जिम्मेदारी फिर इन्हें हमारे संयुक्त किसान मोर्चे को किसानों को ना भुगतनी पड़े, उनकी सुरक्षा के लिए करवाया है। बयान की असलियत ये है कि बीजेपी के नेता की जिम्मेदारी उन्हीं पर ही छोड़ दी गई है। अगर आप आएंगे तो इन सभी की जो है नाराजगी भी आपको सहनी पड़ेगी, इसीलिए मत आइए। ये इन सभी लोगों का कहना है, बयान हमारा नहीं। इस बीच कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई भाजपा का सांसद या मंत्री या विधायक को हमारे बीच में आना चाहता है तो सरकार के खिलाफ इस्तीफा देकर हमारे पक्ष में आकर धरने पे बैठ जाए ना, हम उसका स्वागत करेंगे। हम उसका स्वागत करेंगे, अपनी शादियों में बुलाएंगे, अपने सभी 30 त्योहारों में उसको बुलाएंगे और उसका स्वागत करेंगे। हमारी आवाज उठाए संसद में जाकर, खुले दिल से स्वागत करेंगे। इस बीच ये बताइए, बंगाल जाने की क्या जरूरत पड़ गई? आप तो राजनीति खराब कर रहे हैं सबकी। मीरा, एक बात तो बताओ, पहले दिन से हमने बोला था, सबसे पहले तो ये सुन लो कि हम अप्रैल में फ्री हो जाएंगे, अपनी रबी की फसल काट के अपने जो कमेरा वर्ग है उसको दे देंगे, खुद रख लेंगे अपने घरों में। नंबर 2 बात, मैं आपको 3 महीने से यही बात बताता चला आ रहा हूँ कि हम खरीफ की फसल नहीं बोएंगे, काटेंगे। आग तो तब लगाएंगे जब हम बोएंगे, नहीं समझ रहे? हम 2 महीना फ्री हैं, अप्रैल के बाद में मई और जून, जुलाई में रोपाई होती है धान की। यहीं से प्रस्ताव पास होगा, संयुक्त किसान मोर्चा प्रस्ताव पास करेगा और कोई भी किसान अपने खेत में कोई भी रोपाई धान की नहीं करेगा। पीडीएस सिस्टम कैसे बांटेगी सरकार और कैसे जनता का पेट भरेगी? हमारा गला काट के हम पेट नहीं भरना चाहते। हम किस तरह से नहीं मर रहे हैं, सारा जीएसटी हमसे लिया जा रहा है। एंड यूजर कौन होता है? किसान। किसान से ही पूरी जीएसटी लोगे तुम। ये कोठी वाला है, मान लो ये रहे हॉस्पिटल वाला, अगर हम बीमार हैं तो सारे टैक्स तो वो हमसे लेके तभी तो हमें डिस्चार्ज करेगा। जब सारे टैक्स हमसे ले लेगा, आप ये कैमरा लेके आए हो, इसका जो भी रेट होगा 5,000 रुपये में तुम्हें दिया है, तो सारे टैक्स तो उसने कंपनी वाले ने आपसे ले लिए। यूज तो आपने, एंड यूजर तो आप हो या किसान है। जब 70% किसान है और मजदूर है तो एंड यूजर कौन हुए? हम तो हुए किसान। जब हम किसान हुए तो जीएसटी कौन पे लगाया गया? हम पे। इतने तेज हम भी हो गए कि जो इनकम टैक्स डायरेक्ट नहीं लेके आए, जीएसटी के थ्रू 4 बार हमसे टैक्स लिया जा रहा है। आपको पता है? तो हम बर्बाद होंगे कि नहीं होंगे? हम किसी भी कीमत पे नहीं। अब सरकार को बकसने वाले बिल्कुल नहीं है। हम तो एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। धान की रोपाई नहीं होगी। आपने हाईवे पर मिट्टी ला दी और अब राकेश टिकैत कह रहे थे धान यहीं होगी। ये क्या तो फुलवाड़ी उतर रही थी। एक बात बताओ, वो तो प्रतीकात्मक कोई धंधा है, उसमें कोई बीघे 2 बीघे है क्या? हाँ, कि आप कांटे लगाओ, हम फूल लगाएंगे। नहीं समझ रहे? ये एक वो होता है, सिंबल है,
सिंबल दिया है हम सरकार को। सरकार तक ये संदेश पहुंचेगा, सरकार तक ये संदेश पहुंच पहुंचेगा गया कि तो पहुंचेगा? सेम डे ही कौन सा संदेश? अगर पहुंच जाता तो ये बताइए, अब तक तो एक्शन भी आ जाता। नहीं, देखिए- आपके एक्शन का रिएक्शन आ जाता। नहीं बिल्कुल आया। आपने देखा होगा उन्होंने फूल बोए, उसके बाद वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी। सरकार तो चाहती नहीं ना कि देश के अंदर प्यार का संदेश फैले, क्योंकि ये सरकार तो लगातार नफरत का संदेश फैलाती आई है, धर्मों को बांटती है, ये जातों को बांटती आई है। इनका तो मकसद ये है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों से सीखा इन्होंने, सबसे बड़ा गुण जो है वो यही सीखा इन्होंने, और तो कुछ सीखा नहीं है। तो इन शॉर्ट में ये सरकार कभी भी देश में प्रेम पूर्वक जो संबंध हैं लोगों के वो नहीं बनने देगी। वो चाहती है देश में नफरतें बनी रहें और देश के अंदर मुद्दे नफरत के बढ़ते रहें और उसके ऊपर इनकी हुकूमत चलती रहे। ये नफरत। फिर 11 बैठक जो हुई वो क्या थी? 11 बैठक हमारे हक मांगने के लिए थी, सरकार के लिए, हमारे लिए टाइम पास करना था। सरकार सोच रही है किसानों को थकाओ। सरकार का मकसद सिंपल है, सरकार चाहती है कि किसान थक जाएं, इतना थक जाएं, इतना परेशान हो जाएं। सरकार का मकसद है कि पहले यहाँ सर्दी में लोग मरे हैं, अब जब लू का माहौल फैलेगा, गर्मी फैलेगी, उसमें किसान मरेंगे। सरकार तो चाहती है ये कि यहाँ पर किसान इतना दुखी हो जाए बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, कि अपने आप अपने सर पे पाँव रख के भाग जाए। पर सरकार ये बात भूल चुकी है कि किसान ने धोती बांध ली है, और जब किसान धोती बांध लेता है तो वो अच्छों को भगा देता है, चाहे उसके खेत में शेर भी क्यों ना बढ़ जाए। ये तो फिर भी गीदड़ है, गीदड़। इनको भगाना तो किसान के लिए बाएं हाथ का खेल है। बस सिर्फ और सिर्फ अभी जो लाज रखी जा रही है वो देश के लोकतंत्र की रखी जा रही है। अगर सरकार को ये सोचना पड़े कि किसान लोकतंत्र के अगेंस्ट चला गया, जिस दिन किसान लोकतंत्र के अगेंस्ट चला गया, ये सरकार की हुकूमत उसी दिन खत्म है। सोशल मीडिया पर कमेंट भी चल रहे हैं और बातें भी कही जा रही हैं। एक बात मुझे भी याद है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। जब राकेश टिकैत का ये बयान आया है कि पैदावार जला देंगे, तो उनका कहना कि सबसे पहली पैदावार अगर किसी की जलेगी तो राकेश टिकैत है, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं सभी किसानों को भड़का रहे हैं। क्या कहना है इस पर? देखिए, आज देश के किसानों की इतनी विचारों की मैं आज सरकार को इससे क्या फ़र्क होना चाहिए कि अगर राकेश टिकैत जी फसल जलाएं या कोई किसान जलाए? सरकार को तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। जिस सरकार को देश के किसानों की लाशों के जलने पे फ़र्क नहीं पड़ा, उसको फसल जलने पे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? आज हमारी फसल है, हम जलाएं, हम कुछ भी करें, ये सरकार का दायित्व है। इंपोर्ट करें, विदेशों से सामान मंगाए। अगर आज देश का किसान यहाँ पे बोना छोड़ देगा तो क्या भारत के लोग रोटी नहीं खाएंगे? सरकार मंगाए ना विदेशों से, उसके बाद उसको मंगा करके अपने पीडीए सिस्टम के थ्रू, राशन के थ्रू सस्ते में माल पहुंचाए। क्या देश के किसानों ने ठेका ले रखा है कि देश की जनता का पेट भरने का? आज देश की जनता का हम पेट भी भरे और उसके बाद आतंकवादी खालिस्तानी का टैग भी लगवाएं। आज सही मायने में हमारे देश की सरकार संवेदनाशील नहीं है। जब तक संवेदनाओं से देश चलाएगी नहीं सरकार, जब तक किसानों के ऊपर ये अत्याचार करती रहेगी, इसको संवेदनात्मक होना पड़ेगा। देश के किसानों के हक में सोचना पड़ेगा। ये जितने मर्जी प्रलोभन दे ले, जितनी मर्जी नौटंकियां कर ले, रैलियां कर ले, इनकी हर रैली में आपको दिखेगा थोड़े दिन बाद कि इनकी इलेक्शन की सीटें कम होती जाएंगी, क्योंकि हर जगह से लोग जागरूक हो चुके हैं। आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा पूरा? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल। इस आंदोलन का जो प्रभाव है, अभी भाई साहब ने पंजाब की बात करी, मैं आपको बता दूं, आज पंजाब में अकाली दल के साथ उनका गठबंधन टूटा है। उस चीज़ का एक तो बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा, और दूसरी बात, छोटे मोटे इलेक्शनों में ये सेटिंग नहीं करते, ये बड़े इलेक्शनों में करते हैं। सरकार का दायित्व क्या है? घू खाओ तो हाथी का खाओ। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। छोटे इलेक्शन है, निकाय के, एमसीडी के हैं। आज मोदी जी को एमसीडी के इलेक्शन से फायदा नहीं है, पर आज विधानसभा के और लोकसभा के इलेक्शन से फायदा है। तो ये क्या करते हैं, जान के इन्होंने पंजाब में अपना गेम करा है, जो कांग्रेस के पलड़े में गई ना गेम। आज कांग्रेसी भी बड़े खुश हो रहे हैं, हम जीत गए, अब दिल्ली दिखाएंगे। तो मैं बता दूं, कांग्रेस को खुश होने की बात नहीं है, ये इनका फेंका गया हथकंडा है। और इस हथकंडे को, राजनीति को अगर हम आम आदमी समझने लग जाए तो आम आदमी पर हुकूमत करना मोटा मुश्किल हो जाएगा। आज मैं आपको बता दूं, यूपी में इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है, अपना पूरा गेम प्लान ये वहाँ दिखाएंगे ईवीएम का। इन्होंने जान के वहाँ पे पंजाब में नहीं छेड़ा। छोटे इलेक्शनों से इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कितना खेल चल सकता है ईवीएम का, क्योंकि देखिए, अगर सरकार जीती है तो आप कह देते हैं कि ईवीएम का गेम है, सरकार हारती है तो आप कह देते हैं कि विपक्षी पार्टियों में दम है कहीं ना कहीं। तो सब आज हम क्या कह रहे हैं, बीजेपी की कल आपने खुद देखा, एक महिला रो रही थी, मेरे को 9 वोट पड़े, मेरी तो फैमिली में 15 मेंबर हैं, ये ईवीएम का खेल है। जो खुद आकर के मीडिया में रोने लग रही है, आप क्या बोलोगे? ईवीएम का खेल मतलब आज वो मान गई ना कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, मान गई ना। आप ये बताइए, आज बीजेपी की जब एक खुद एमसीडी की इलेक्शन लड़ने वाली महिला कह रही है कि भाई मेरे तो घर में 15 मेंबर है, मुझे 9 वोट कैसे पड़ गए, मैं मान नहीं सकती, ये ईवीएम में पंजाब के किसानों ने गड़बड़ी करी है या पंजाब के लोगों ने। तो आज यही बात हम कहते आ रहे हैं इतने समय से कि 2014 से मोदी जी गड़बड़ी करवा रहे हैं, और बिल्कुल हो रही है। गड़बड़ी क्या होती है? ट्रक के ट्रक बदल जाते हैं। इतनी हमने हाथरस के अंदर उनका पास। आप मेरी बात तो सुनिए, स्मृति ईरानी के वहां पे क्या हुआ? जो ये स्मृति ईरानी इलेक्शन में जीती है, कैसी जीती है मैं आपको बता दूं। वहां पर अमेठी के अंदर ट्रक के ट्रक ईवीएम के, जो लोगों ने वोट दिए, वो ट्रक पहुंचने चाहिए चुनाव आयोग, वो नहीं पहुंचे। वो
चुनाव आयोग के रास्ते कहीं मोड़ दिए, दूसरे ट्रक कहीं और मोड़ दिए। आज जिस देश के अंदर चुनावों की मशीनें बदल ली जाती हैं, तो वहां पर आप ईवीएम में गड़बड़ी क्या सोच सकते हो? कितने हैकरों ने तो ऑनलाइन हैक करके दिखा दी, फिर भी सरकार नहीं कर रही। महाराष्ट्र सरकार ने बोल तो दिया बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे, क्योंकि ये हर एक सरकार का दायित्व होता है। उनके बाद एक संविधान का एक्ट होता है जिसके अनुसार वो उसका यूज कर सकते हैं। आज मैं कहता हूं पूरे भारत में अगर बैलेट पेपर पे इलेक्शन होंगे, मेरी बात ध्यान रखना, तो मुट्ठी भर अंधभक्त बचेंगे बस, और बाकी एक तरफ होगा देश का किसान, देश का जवान। नहीं मीरा, एक बात बताओ, जब किसी आइटम पे किसान को बच ही नहीं रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस का तो एमएसपी है। एमएसपी जो आज चल रहा है उसका नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। वो हमारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से नहीं चलता है, एमएसपी अभी नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं? जब नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो भी आधे रेट पे बिकने लग जाए, फिर हम अपने खेत को ही न खाली छोड़ देंगे। हम आधे रेट क्यों लें जब हमारा पैसा 100 रुपए खर्च हो गया, अरे मिल रहे हैं हमें 50 रुपए। सही बात है, जब लागत का ही नहीं मिल रहा तो आगे क्या रह जाएगा? आप काफी दिन से लिट्टी लगा करके लगातार माला लेकर के घूम रहे, कब उतरेगी ये माला? अरे ये माला जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक एमएसपी लागू नहीं होगा, जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा, तब तक नहीं उतरेगी। और आप ये जान लीजिए कि वो सही भाई साहब कह रहे थे कि वास्तव में ईबरी वोट मोदी ने ईवीएम का खेल शुरू से किया है। ये भी सही कि छोटे वोटों पर ख्याल नहीं करते, दिखा देते और बड़े पे हैंग कर। एवरी वोट फॉर मोदी, एवरी वोट फॉर मोदी माने मोदी ईवीएम उन्हीं के लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना है। वो उन्हीं के कमाल से, नहीं तो इस देश के नौजवान किसान। भविष्य में क्या कमाल होने वाला है ये भी तो बता दीजिए। स्थिति किसकी कैसी रहेगी, विपक्ष की कैसी रहेगी या फिर सत्ता पक्ष? भविष्य में कमाल ये होने वाला है कि अभी बंगाल में चुनाव होगा और वहाँ ममता बनर्जी जी डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगी, इसलिए कि पहले भी ममता बनर्जी ने जीता था और आज भी ममता बनर्जी जीतेंगी। और 10-10 दिन बाद जाता ये विपक्षी विचारधारा तो नहीं है। आप दीदी को जिताने की बात करें, विपक्ष ना विपक्षी विचारधारा की बात नहीं है। बात यह कि इस देश का किसान जग चुका है, इस देश का मजदूर जग चुका है, इस देश का नौजवान जग चुका है। अब उल्टा वोटिंग शुरू होगी। मजदूर की बात करेगा, साफ सीधी चाहता हूँ, मैं राष्ट्रपति से नेशनल अवार्डेड हूँ, भारतीय किसान यूनियन का हरपाल गुट का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इसका इतिहास ये है, ये रोटियां हैं। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी, अब 1 अरब 35 करोड़ है। गेहूं की रोटियां रिश्तेदारों के लिए रखी जाती थी। आज भारत आत्मनिर्भर है, 6ठा निर्यातक देश है विश्व का गेहूं में। आज गेहूं की ये रोटियां गले में डाल के किसान घूम रहा है और ये कह रहा है कि हम आत्मनिर्भर हैं, और मोदी ने आत्मनिर्भर नहीं कर दिया है। जबकि स्वामीनाथन जी को इंदिरा जी ने बुलाया और ये कहा, स्वामीनाथन जी हमारे देश के लोगों को आधा पेट भूखा सोना पड़ता है, विदेशी जहाज़ों की तरफ तकना पड़ता है, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से सड़ा हुआ गेहूँ आया, अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूँ आया और हमारे देश के लोगों ने खाया। हमारे देश के लोग आधा पेट भूखा सोते हैं। आप जितना चाहे इस तिजोरी में से पैसे ले लो और देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाओ। जब एम.एस. स्वामीनाथन जो हमारे कृषि वैज्ञानिक थे भारत के, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं आज तक भारत रत्न के लिए उन्हें सम्मान नहीं मिला, उन्हें नामित नहीं किया गया, ये बड़ा खेद का विषय है। स्वामीनाथन जी ने इंदिरा जी के कहने पर देश में हरित क्रांति चलाई और हरित क्रांति से आज देश आत्मनिर्भर हुआ। आज हम लोग भारत में कृषि उत्पादन क्षमता में विश्व में अग्रणी हो रहे हैं। ये स्वामीनाथन की देन है, ना कि मोदी जी की देन है। आज मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कहाँ है आत्मनिर्भर भारत? देश भूखों मर रहा है। देश की स्थिति, किसान आंदोलन कर रहा है। उत्पादन तो बढ़ रहा है पर उसका दाम कैसे मिलेगा? सभी जो है ये सभी किसान एक ही आस में हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, बताइए। ऐसा है, जिस हिसाब से डीजल का रेट बढ़ रहा है, गन्ने का जब से बीजेपी सरकार आई है 4 साल हो गई, यूपी के अंदर 1 पैसा नहीं बढ़ा है। और फिर नेताओं का मतलब काम की जो महंगाई बढ़ता है वो किस बेस पे बढ़ रहा है? हम नेता को चुनते हैं, हम किसी अधिकारी को नहीं चुनते। अधिकारी अपने अधिकार से चुनता है, पढ़ के लिख के मतलब वो सब करके ट्रेनिंग दे के अधिकारी बनता है। अधिकारी अपने रैंक के हिसाब से बनता है, किसने कितनी पढ़ाई करी किस हिसाब से बनता है। लेकिन नेता को हमारी पब्लिक चुनती है। मोदी जी को हमने इसलिए लाए कि हमारे अच्छे दिन आए, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि हमारी ये पीठ पे या पेट पे हमारी लात मारेंगे। और आने वाले समय में हम भी बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन आज हमारी जो आत्मा रो रही है कि हमने इस साल 30,000 की लागत लगाई, जो हमें मात्र मतलब काम की
10,000 रुपया प्राप्त हुआ, उस खेती से हम बच्चों को कहाँ से पालेंगे, कैसे करके पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या डाटा थे मारे, तो, क्या हैं करेंगे? तो ये भी बीजेपी की विचारधारा वाले, पर दिक्कत कहाँ आ गई? गलत को गलत तो कहेंगे, ये इन सभी लोगों का कहना। और अब जो है किसान मजदूर एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे तो हराएंगे, बंगाल जो है और यूपी भी हराएंगे, लेकिन जो किसान मजदूर की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो किसान और मजदूर की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो हमें उम्मीद थी मोदी जी से, तभी तो हमने चुना था। 60-55 साल की कांग्रेस को इसी वजह से जो है दरकिनार करके मोदी जी में उम्मीद थी। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी चीजें मोदी जी करते थे, गुजरात मॉडल का सपना दिखाया, तो कहा था कि जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। एक बात और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। यही लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि पहले जो है 215 किसानों की मौत हो गई, अब कह रहे एक फोन कॉल की दूरी पर समाधान है। अगर एक फोन कॉल तो की दूरी पर बीजेपी समाधान था तो आपने 215 किसानों की मौत ही क्यों होने दी? उससे पहले ही आप कह रहे हैं ये 11 दौर की बात है, बेनतीजा तो रही, बेनतीजा रही। जब किसान कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमारे लिए फायदे का जो है सौदा है, कानून किसानों के लिए लाए हैं, किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो आप वापस क्यों नहीं लेते हैं? इससे आपकी नीयत और मंशा स्पष्ट हो जाती है कि आप किसानों के नाम पर जो है कॉर्पोरेट घरानों का भला चाहते हैं, आप अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव का भला चाहते हैं, ना कि किसानों का। किसानों का एक कहना, जो इनके बारे में सोचेगा, जो इनका भला सोचेगा, उनके साथ हम होंगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी ही हो, क्योंकि इन सभी लोगों का यही कहना, वही विचारधारा से जुड़े हुए थे, जिसके लिए आज खड़े हैं, जिससे आज सवाल पूछ रहे हैं, जिससे आज जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए